लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने लगे हम लोग। स्टार्ट विद द फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस से, ठीक है। अच्छा, फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फ्री फॉल मोशन और बीच में हम लेकर आ जाएंगे माशाल्लाह से एयर फुप्पो को। एयर फुप्पो बीच में आएंगी और इस इन एयर फुप्पो को फोर्स की सूरत में हम नाम देते हैं ड्रैग का, DRAG ड्रैग। सो काइंडली राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। इस फ्री फॉल मोशन के अंदर आप डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं और आपको आपके वेट के अगेंस्ट, ठीक है, एयर एक अपवर्ड फोर्स लगाती है आपके वेट के अगेंस्ट, ठीक है, यानी आपकी फोर्स के अगेंस्ट, आपके मोशन के अगेंस्ट। आप चूंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपके मोशन के अगेंस्ट एयर एक फोर्स लगाएगी अपवर्ड। उस फोर्स को या तो हम सिंपल सिंपल हम जब मैकेनिक्स पढ़ा करते थे, डायनामिक्स पढ़ा करते थे, तो डायनामिक्स में यानी ओला के अंदर भी उसको ड्रैग कहा करते थे। तो यहाँ पर उसका नाम एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स अब हम यूज करेंगे क्योंकि आगे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स में से इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है। सो ड्रैग फोर्स इज दैट फोर्स, ठीक है, विच अपोजिट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल। और या फिर ड्यूरिंग फ्री फॉल जरूरी भी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि फ्री फॉल हो। आप फ्लूइड के अंदर कहीं पर भी मूव कर रहे हैं, आप गाड़ी लेके बाहर निकल जाए, तो आप गाड़ी लेके बाहर निकले और अपना हाथ बाहर निकाले गाड़ी में से, तो उस वक्त आपके हाथों पे जो फोर्स लगती है एयर रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं जी। ड्रैग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो आपके मोशन को अपोज करेगी जब आप फ्लूइड में मूव कर रहे हो, ठीक है। और वो फ्लूइड कौन सा हो सकता है? वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। तो ड्रैग दोनों में एग्जिस्ट करती है और कर सकती है, ठीक है। जब भी आप किसी फ्लूइड में मूव कर रहे हो तो आपके मोशन को वो फ्लूइड अपोज करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब किसी फ्लूइड में मूव करें तो आपके मोशन को वो फ्लूइड अपोज करेगा। इस अपोजिशन को ड्रैग कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बातें फ्री फॉल। अच्छा, इसको समझने से पहले, जब मूव करने से पहले एक बात और बता दूं, जो कि यहाँ पर कहीं पर मैं नहीं बता रहा और इसकी खैर इतनी डिटेलिंग की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, एक चीज समझना कि ये जो ड्रैग फोर्स है, ठीक है, इसको मैं FD से उसके स्क्वायर से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जितनी ज्यादा गाड़ी की स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे, ड्रैग फोर्स स्क्वायर टाइम्स बढ़ती चली जाएगी। आप वेलोसिटी को ट्वाइस कर दीजिए, ड्रैग फोर्स फोर टाइम हो जाएगी। आप वेलोसिटी को, ठीक है, ट्वाइस कीजिए, ड्रैग फोर्स जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। वो हम पढ़ेंगे फ्लूइड के अंदर जाके डिटेल के अंदर, और फिर दोनों फोर्सेस को मर्ज करेंगे, बताएंगे कि ए लेवल्स के अंदर ये दोनों फोर्सेस मर्ज करके दी जाती हैं, जिसे विस्कस ड्रैग कहा जाता है, ठीक है। सो अभी ड्रैग फोर्स को समझिए, ठीक है। सो ड्रैग फोर्स है। अच्छा, अब आते हैं अब आते हैं कि एक पैराट्रूपर कह लीजिए या पैराशूटिस्ट कह लीजिए या पैराग्लाइडर कह लीजिए, तीनों वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो पैराग्लाइडिंग के लिए आप जो है वो किसी एयरक्राफ्ट से या किसी जहाज से आपने छलांग मारी है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन इन फ्री फॉल मोशन, ठीक है। आपने किसी जहाज से आपने छलांग लगाई, ठीक है, और आपने जब छलांग लगाई तो छलांग लगाते हुए याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, जिस वक्त आपने छलांग लगाई एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड, जिस वक्त आपने छलांग लगाई, इसको समझना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अलग से भी समझा रहा हूँ, ठीक है। जिस वक्त आपने छलांग लगाई इनिशियली, ठीक है, उस वक्त आपकी सिर्फ एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, दैट इज वेट। वो था आपका वेट। इनिशियली जब आपने छलांग लगाई पैराग्लाइडिंग के लिए, फ्री फॉल है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, ड्रैग मौजूद है, आप छलांग लगा रहे हैं नीचे, लेकिन इनिशियली जिस वक्त आप जहाज से जस्ट कूदे हैं, ठीक है, उस वक्त इनिशियली आप पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर। और वो फोर्स का नाम क्या है? वो फोर्स है वेट। ड्रैग नहीं एक्ट करेगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। सो यही फोर्स, चूंकि एक फोर्स लग रही है आप पे, तो यही फोर्स आप पे क्या बन जाएगी बेटा? ये रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी। करेक्ट नहीं? फाइन रॉन्ग? एक ही फोर्स लग रही है ना, दो तो नहीं लग रही, तीन नहीं लग रही, चार नहीं लग रही, तो एक लग रही है, रिजल्टेंट बन जाएगी। क्लियर है? और यही रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। आप कैंसिल कर दीजिए मास से मास बोथ साइड, तो देखिए कितनी खूबसूरत सी चीज आ गई। आपकी जो एक्सेलरेशन है इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड, वो हो जाएगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पेपर में पूछता है, एमसीक्यूज में अक्सर ये क्वेश्चन मिलेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड फॉर अ फ्री फॉल मोशन, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डैश। अब वो एक्सेलरेशन क्या है? आप बोलेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियली इस ग्राफ के अंदर जब ये पैराट्रूपर या पैराग्लाइडर जिस वक्त यहाँ से छलांग मारेगा, इस जगह पर जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। कह रहे? समझ आई? समझ आई नहीं आई? ठीक। अच्छा, ड्रैग फोर्स तो मैंने हर जगह डी से रिप्रेजेंट किया है, हर जगह डी से रिप्रेजेंट किया ड्रैग फोर्स को, इधर देखो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आओ। अब आप आगे गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, वैसे वैसे ये हो रहा है। इनिशियली तो सिर्फ एक वेट था, वही रिजल्टेंट फोर्स थी, वही ए और जी के इक्वल, वही मैंने निकाल दिया।
जैसे-जैसे आगे टाइम जाएगा, वैसे-वैसे वो नीचे मूव करेगा, उसका मोशन बढ़ेगा। इमेजिन करो, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाते चले जाते हो ना, वैसे-वैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। वैसे-वैसे जब वो नीचे मूव करेगा ना, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस जो कि पहले 0 थी, शुरू में, बिगिनिंग में, अब वो एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी। क्लियर है? अब वो ड्रैग बढ़ना शुरू होगा अपवर्ड। ये देखो, पहले मैंने यहाँ कोई एरो नहीं बनाया था या इस जगह पर, अब मैंने यहाँ पे एरो बना दिया ड्रैग। क्लियर है? सो इनिशियली इधर क्या बन जाएगा बेटा? ड्रैग ड्रैग फोर्स अपवर्ड। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, चूंकि अभी भी वेट ज्यादा है और अभी भी ड्रैग कम है, सो वेट इज ग्रेटर ग्रेटर देन ड्रैग, यानी जो वेट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन ड्रैग, ड्रैग से ज्यादा है। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? वो वेट माइनस ड्रैग होगी। और रिजल्टेंट फोर्स फोर्स की स्टिल स्टिल रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। क्लियर है? ठीक है? स्टिल ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, वेट नीचे है, वेट ज्यादा है, ड्रैग कम है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगी। आइए मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, मैं वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए वो जो ऊपर से छलांग लगा रहा है, ठीक है? उसका वेट है 700 न्यूटन, 70 केजी है। जी को थोड़ी देर के लिए 10 दिमाग में रखिए तो 700 न्यूटन ऐसे, ऐसे। ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं। तो इनिशियल उसका वेट 700 न्यूटन है, जो कि ज़ाहिर है वेट तो 700 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स उसकी वो भी 700 होगी, है ना? दोनों 700 है, ये भी और ये भी 700 इनिशियली। अच्छा, थोड़ी देर ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पे उसका ड्रैग जो है वो हो जाता है 100 न्यूटन का। बढ़ रहा है, जैसे-जैसे वो नीचे जा रहा है, वैसे-वैसे ड्रैग बढ़ रहा है। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालूँ तो वो कितना होगा भाई? अब अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालूँ तो वो कितना होगा? वो होगा 700 माइनस ड्रैग कितना हमने अज़्यूम किया है 100। अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चों? 600 न्यूटन की। ठीक है? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स पहले 700 थी इनिशियली, अब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ हो रही है, 600 हो गई। अब रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है ma के, मास तो चेंज नहीं होगा। जब रिजल्टेंट फोर्स 600 हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगी? वो भी कम हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स 700 से 600 हो गई, तो मास तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या चेंज हुआ? जिससे रिजल्टेंट फोर्स चेंज हुई वो थी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है और जहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, वहाँ ग्राफ अपना देखो ग्रेडियंट शिफ्ट करना, अपना ग्रेडियंट का शेप चेंज करना शुरू कर रहा है। तो इस जगह से लेकर यहाँ, यानी जहाँ से ग्राफ बेंड हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो एक्सेलरेशन मुसलसल क्या हो रही है? डिक्रीज़। अब आप पूछेंगे सर देखिए फिजिकल रियलिटी में तो समझ आ गया। ग्राफ से कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है? ऐसे पता चलेगा क्योंकि इस ग्राफ का यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या देता है? वो एक्सेलरेशन देता है। क्योंकि इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ज़्यादा है, इस पॉइंट पर कम है और ये कंटीन्यूअसली डिक्रीज़ हो रहा है। सो इस ग्रेडियंट के डिक्रीज़ होने का मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ? ठीक। और ये वो टाइम है जब पैराग्लाइडर अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है, अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है। ऐसे नहीं है कि जहाँ से पूरा फौरन पैराशूट खोल लिया। हाँ, अगर बहुत नीचे नीचे हाइट पे है, बहुत लो हाइट पर है, किसी हिल से, किसी पहाड़ से, किसी चोटी से छलांग मार रहा है तो एक अलग कहानी है। फिर तो टाइम नहीं है ना इतना कि सेटल हो उसके बाद जो है वो पैराशूट खोले, फिर इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर जहाज से किसी बहुत हाई एल्टीट्यूड से छलांग मारा है, तो उसके बाद फिर आप पहले वो क्या करेगा, वो अपने आप को सेटल करेगा, स्टेबल करेगा और इस स्टेबल करने को टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करना कहते हैं, वो भी बताता हूँ। ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक सबको? जी बच्चों? अच्छा, हमने अज़्यूम क्या किया है 100 न्यूटन का ड्रैग है। अच्छा, अब आगे चलो। अब जैसे-जैसे आगे चल रहे हो स्पीड बढ़ रही है, ड्रैग बढ़ रहा है, ड्रैग बढ़ रहा है। अब वो जो 100 न्यूटन था वो यकीनन एक टर्म आएगा बढ़ते-बढ़ते 100 से 200, 200 से 300, 400, 500 और ये हो रहा होगा, ड्रैग बढ़ रहा होगा, ड्रैग की वैल्यू बढ़ रही होगी, रिजल्टेंट फोर्स कम होती चली जाएगी। एक वक़्त आएगा कि ड्रैग बढ़ता-बढ़ता वेट के इक्वल हो जाएगा, लेट्स से दोनों 700 न्यूटन हो गए। क्लियर है? अब जब दोनों 700 न्यूटन हो गए तो लो बच्चों 700 माइनस 700 0 रिजल्टेंट फोर्स 0। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma है। तो इसका मतलब मास तो 0 नहीं हो सकता। तो सारा का सारा मलबा एक्सेलरेशन पे आएगा, एक्सेलरेशन 0 हो गई। क्लियर है? हुई नहीं हुई? जी बच्चों, एक्सेलरेशन 0 हुई या नहीं हुई? बोलो जवाब दो। अगर एक्सेलरेशन 0 हुई तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट को बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ग्रेडियंट भी 0 हो गया, इस जगह पे जाके ग्रेडियंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है? अब सवाल है एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ग्रेडियंट तो ये कहता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जानी चाहिए, है ना? वेलोसिटी कांस्टेंट। मैथमेटिकली कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसकी बात करते हैं। तो देखो, इसको समझते हैं, ठीक है? इसको मैं यहाँ से सब रिमूव कर रहा हूँ। तो देखो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गई, सो यू नो दैट v माइनस u अपॉन t इज़ इक्वल्स टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ v माइनस u इज़ इक्वल्स टू 0, v इज़ इक्वल्स टू u और u इज़ इक्वल्स टू v। आ गई समझ? जो इनिशियल है वही फाइनल है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। और इस सिचुएशन को जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए वी कॉल इट टर्मिनल वेलोसिटी।
यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वी कॉल इट टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? लेकिन मुसीबत है पैराशूटिस्ट ने, ठीक है, उस पैराग्लाइडर ने, उस पैराट्रूपर ने अब तक पैराशूट ही नहीं खोला। अभी अपने आप को स्टेबल कर लिया है, एयर रेजिस्टेंस उसको अपवर्ड फेंक रही है और हाई एल्टीट्यूड पे जहाज से कूदा है और ये चंद सेकंड में ये काम हुआ है सारे का सारा। क्लियर? ठीक? अब वेट और ड्रैग बराबर होगा, इक्वल होगा, यहाँ तक सब अच्छा हो गया। अब जो इस वक़्त जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, अगर इससे ज़मीन पर आए ना इसी वेलोसिटी से, अव्वल तो नहीं आएगा, बाद में एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। जब नीचे आएगा ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसी टर्मिनल वेलोसिटी से वो ज़मीन की तरफ आए, तो ज़मीन उसके जो है ना हड्डी-पसलियाँ एक कर देगी बेटे, तोड़ देगी। कि ये बहुत हाई टर्मिनल वेलोसिटी है। ये अचीव करके अगर वो अर्थ की तरफ आए बिना पैराशूट के और या ग्लाइड करने की कोशिश करे, तो वो हड्डी-पसलियाँ टूट गई उसकी। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी को कहते हैं हाई टर्मिनल वेलोसिटी, एचटी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर है? सो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो अचीव हुई दैट इज़ हाई या ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी। इससे वो ज़मीन पर नहीं आएगा। अब क्या करेगा? वो खोलेगा पैराशूट। जैसे ही वो पैराशूट खोलेगा, अच्छा तो पैराशूट का एरिया ज़्यादा है, 2 बातें बता रहा हूँ। पैराशूट खोलने से फौरन उसका एरिया अचानक से ज़्यादा है। पैराशूट खोला, एरिया ज़्यादा हुआ, जैसे ही एरिया ज़्यादा हुआ, एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि ड्रैग क्योंकि एयर जो है इसके ऊपर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो एयर आने की वजह से और फिर इसमें पोर्स भी होते हैं अंदर, डबल लेयर्ड होता है, पोर्स भी होते हैं, एयर फिल हो जाती है। तो एयर ज़्यादा होने की वजह से और पोर्स की वजह से एयर इससे इससे स्टॉप होगी और नतीजा ये होगा कि जो अपवर्ड ड्रैग है, जो कि अभी 700 हो गया था, यानी वेट के इक्वल हो गया था, अब ये अपवर्ड ड्रैग वेट से भी ज़्यादा हो जाएगा। 800 हो जाए, 900 हो जाए, 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, वेट से भी ज़्यादा हो जाएगा ये ड्रैग। क्लियर है? अब जब ये वेट से भी ज़्यादा हो गया, तो अब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए आपको। लेट्स से 2000 हो गया, ठीक है? 2000 न्यूटन। बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने खैर, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। ये कितना है? ये 700 है, ठीक है? अब मुझे बताओ अब ड्रैग क्या है इस केस में आगे? ड्रैग जो है वो ग्रेटर है किससे? वेट से, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ अब अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होगी तुम्हें, तो रिजल्टेंट फोर्स करोगे ड्रैग माइनस वेट, ठीक है? सो ड्रैग कितना है? 2000, वेट कितना है? 700, कितना आएगा भाई तकरीबन बताओ? 1300। ये 1300 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी फिजिकल रियलिटी में? ऊपर या नीचे? अपवर्ड या डाउनवर्ड? बोलो? तो अपवर्ड होगी। अब तुम मूव कर रहे हो नीचे, रिजल्टेंट फोर्स है ऊपर, तुम मूव कर रहे हो नीचे, एक्सेलरेशन है ऊपर, तो ये तुम्हें नेगेटिव एक्सेलरेशन फील होगी, ठीक है? वैसे तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से ग्राफ ये नेगेटिव ग्रेडियंट का आ रहा होगा। आ रही बात समझ में? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी कहेंगे इसको, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ही रुक रही है। तो इसे हम रिटार्डेशन कहेंगे या डिसेलरेशन कहेंगे। सो ये नेगेटिव ग्रेडियंट से ग्राफ और फटाफट आपका नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है? समझ आई? नीचे आ रहे होंगे, नीचे आएँगे, एयर रेजिस्टेंस नीचे कम होगी, ठीक है? तो फिर जब मज़ीद आप एल्टीट्यूड थोड़ा-सा नीचे की तरफ तय करेंगे, नीचे की तरफ आएँगे, तो एक वक़्त आएगा एक वक़्त आएगा ये वैल्यू मज़ीद कम होके दोबारा 700 की इक्वल हो जाएगी। दोबारा 700 की इक्वल हो जाएगी, फिर कम होगी ये वैल्यू, ठीक है? और इस सिचुएशन पे जाके ये मतलब वेट और ड्रैग जब बराबर हो जाएँगे अगेन, तो आप आ जाएँगे एलटी यानी लोअर टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? और ये लोअर टर्मिनल वेलोसिटी या लो टर्मिनल वेलोसिटी से आप ज़मीन पे लैंड करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से आप ट्रैवल करते रहेंगे, फिर मिलाकर आप ज़मीन पे सीधे लैंड कर जाएँगे। क्लियर है बेटा? समझ आया नहीं आया? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नोट डाउन कर लो इसको पूरे को। जी, लिख लिया? एक-एक स्टेप को ड्रॉ करो भाई। मैंने फिजिकल रियलिटी वर्सेस ड्राफ्ट दोनों को एक साथ रख के बनाया है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ड्रॉ कीजिए इसको।
डन? हो गया बेटा? मूव करें आगे? चलें? एवरीवन? सर ऊपर दिखा दें। जी, हो गया सबका? लिख लिया? सर बस मुझे जी सर, हो गया। ठीक है, रह तो नहीं गया? आगे मूव करूँ? प्लीज़ अपने हाथ से लिखो। आगे मूव कर रहा हूँ फिर? हो गया सर। क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? ये है इट्स विंटर 2012 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है? अच्छा बाकी क्वेश्चन जो है ना नीचे के मैंने यहाँ पर दिए हुए भी हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने दिए भी हैं क्वेश्चन्स ठीक है? तो ये तुम देख भी सकते हो कि सारे अच्छा ये करने से पहले एक चीज़ रह गई है। हाँ, एक चीज़ रह गई है। इसी का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन शुरू में 9.8 होती है। ठीक है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आहिस्ता-आहिस्ता ये डिक्रीज़ होती चली जाती है। एक वक़्त आकर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, टच कर जाता है ये एक्स एक्सिस को, जहाँ पे टाइम मौजूद है। सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस शेप का होगा और अगर मैं ड्रैग फोर्स का टाइम को बनाऊँ ग्राफ, ठीक है? ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें कोई मसला नहीं कि एक्सेलरेशन आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ होती-होती 0 हो जाती है। ये क्या है? ये ड्रैग फोर्स है। अच्छा, अब ड्रैग फोर्स की अगर मैं बात करूँ इसकी इक्वेशन वैसे होती है, एक्चुअल इक्वेशन होती है माइनस हम ड्रैग की जगह डी भी नहीं लिखते, अक्सर बुक्स में एफ के साथ छोटा-सा स्मॉल डी बनाते हैं, अक्सर बुक के अंदर सिर्फ एफ लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। सो ड्रैग इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है और यहाँ पे वी स्क्वायर लगता है। सो ये नेगेटिव जो है वो अपोज़िशन के लिए, ठीक है? ये हिंड्रेंस के लिए जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, क्लियर है? और इसका कोई और रीज़न नहीं है ज़्यादा, ये जो नेगेटिव साइन है, ये हिंड्रेंस के लिए। अब चूँकि पेपर के अंदर जी, अयान सर ये जो केक एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसके जो यूनिट्स हैं और जो इसका कोई स्पेसिफिक है कोई नहीं, सेपरेट मैं यूनिट बताता हूँ मैं बताता हूँ। तुम यूनिट के पीछे तब पढ़ोगे जब तुम्हारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसका रिलेशन बड़ा कामयाब है, क्योंकि रिलेशन या इक्वेशन अगर याद होगी ना, तो ग्राफ समझना आसान होगा।
बात समझ आ रही है? और यूनिट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, k को एक तरफ करो, ड्रैग d अपॉन v स्क्वायर कर लो। ड्रैग जो है वो न्यूटन होता है, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो, जो आता है वो लिख लो, स्क्वायर। मतलब क्योंकि केजी पर मीटर बनेगा ना। हाँ, बना लो। अगर अगर ये बनता है इस तरह से, तो मैं कहता हूँ भाई जो भी बनता है उसको बना दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ऊपर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड -1। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड -2 होगा। अच्छा ये हो गया, तो 1 मीटर से जी 1 कैंसल होगा, तो नीचे 1 बचेगा और ये दोनों कैंसल हो जाएँगे आपस में। तो किलोग्राम पर मीटर हो सकता है इसका यूनिट, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो सकता है। ठीक है? लेकिन हमारा मकसद जो है इसका यूनिट समझना नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, इसका ग्राफ, और सिलेबस में भी कहीं मेंशन नहीं है ऐसा, लेकिन पास्ट पेपर के अंदर ग्राफ मौजूद है इसके। दैट्स व्हाई मैंने इसकी इक्वेशन ढूँढ के निकाली है, निकाल के आपके सामने रखी है, ताकि उसको देखते हुए आप ग्राफ बनाएँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये रहा इसका फ़ॉर्मूला। लेकिन फ़ॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन है सिर्फ़ अपोज़िशन के लिए, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव करूँगा तो ये कब डाउन पैराबोला बनेगा, पॉज़िटिव करूँगा तो कब अप पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ये कब अप होती है और ये कब डाउन होती है। जब कभी भी y इज़ इक्वल्स टू पॉज़िटिव ax स्क्वायर हो तो ये कब अप बनती है, y इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ax स्क्वायर का फॉर्मेट होती है, कब डाउन पैराबोला बनता है। क्लियर है? अब मसला ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन अपोज़िशन को शो कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है आपने ड्रैग बोल दिया नेगेटिव यूज़ ना करें आप, ठीक है? तो इन्होंने यूज़ नहीं किया, कोई मसला नहीं है। ड्रैग बोल दिया, ड्रैग फोर्स बोल दी, एयर रेजिस्टेंस बोल दिया, तो नेगेटिव यूज़ नहीं किया। जब नहीं किया, तो ये कब डाउन पैराबोला से इक्वेशन बन गई, कब अप पैराबोला की, इस तरह अपवर्ड बन गई। अच्छा, अगर आपको देखना है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? y इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, a और x लिखिए और उसके साथ उसकी पावर लगाइए और ये इसका इंडिकेटर। अब आप देखिए, देख रहे हैं आप? इक्वेशन चेक किया आपने? ये इक्वेशन है इस तरह की, ये इक्वेशन है। तो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ अगर जाएँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ये ड्रैग है और यहाँ पर ये टाइम है। टाइम पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। इसलिए नेगेटिव एक्सिस में जो टाइम जा रहा है और जो पीछे पैराबोला बन रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ड्रैग फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, वो इस तरह से होगा। कप ऑफ पैराबोला का एक पार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो होगा, वो नेगेटिव ग्रेडियंट में डिक्रीज होगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इट्स विंटर 12 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी ऑनवर्ड्स। पार्ट ए मैंने इसमें शो नहीं किया, पार्ट बी ऑनवर्ड। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए भाई। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वर्टिकल स्पीड, ठीक है, v वर्टिकल स्पीड v ऑफ अ पैराशूटिस्ट फॉलिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट इज शोन इन फिगर 1.1। ठीक, ये रही फिगर 1.1। ठीक है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पैराशूटिस्ट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स ऑफ द मोशन। इस मोशन के पहले 3 सेकंड के अरसे में उसने जितना फासला, जितना डिस्टेंस तय किया है, उसको मेजर करें। यू नो दैट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, अच्छा, उसने यहाँ पर स्पीड का वर्ड बोला है, वेलोसिटी नहीं कहा। सो स्पीड है ये ऑल्दो के भी लिखा हुआ है, लेकिन ये स्पीड बोला है उसने, डायरेक्शन पे कोई बहस नहीं किया। तो ये स्पीड और टाइम ग्राफ है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया निकालोगे तो क्या देगा, एरिया इसका जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर लाइन है, ये हमें देगा डिस्टेंस। अच्छा, अब वो कह रहा है कि शुरू के 3 सेकंड, तो अब आपको सबसे पहले तो 3 सेकंड देखने पड़ेंगे, 3 सेकंड पड़ा कहाँ पे है। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस देखिए भाईजान, ये है 0, ये है 10। 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं यहाँ पर, कोई मुझे बताएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस आर देयर फ्रॉम 0 टू 10? ये 20 नहीं है, काउंट कर लो, बल्कि मैं कर लेता हूँ तुम लोग के लिए। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 हाँ 25 25 25 है, 26 क्यों करेगा वो, उसको भी पता है इतना मुश्किल नहीं करना है। ठीक है, सो 25 नंबर। और तो तकरीबन 8वें बॉक्स पे हमें अपनी स्पीड की बारी मिलेगी। नहीं 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 नहीं, 7 और 8 के बीच में मिलेगी, बता रहा हूँ, सबर करो, बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए तो मैंने तकरीबन 8 बोला। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तकरीबन, बिल्कुल वर्ड सही है, सही है। अच्छा, अब पर इसमें एक चीज़ समझना, इसका मतलब है मैं सबको साथ देके चल रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाई 25 करो, 10 है ना, 0 से लेकर 10 डिजिट्स है और नीचे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, इससे डिवाइड करो, कितना आता है 0.4। 0.4 आता है। इसका मतलब एक जो बॉक्स है वो कितने का है भाई, 0.4 का है। भूलना नहीं, एक बॉक्स 0.4 सेकंड का है। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, हमें कितना चाहिए, 3 सेकंड पे। ठीक है, 3 सेकंड चाहिए हमें। अब मैं काम कर रहा हूँ, 3 को डिवाइडेड बाई 0.4 करो, कितना आता है 7.5 बॉक्सेस। तो मुझे बॉक्सेस बता देगा, 7.5 बॉक्सेस पर जाऊंगा तो मुझे 3 मिलेगा। 3 सेकंड बोला ना उसने, पढ़ो 3, तो 7.5 7.5 बॉक्सेस पे। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल तरीके से कर लें। कैसे? आप बोले भाई ये 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 और 3.2। इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, उसके बीच में वैल्यू आएगी
7.5 बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस पर? सही है भाई, समझ आ रही है? जी अयान बोलिए। सर इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आंसर तकरीबन वही आ रहा है। लगा सकते हैं स्ट्रेट, मैंने बताया ना कि जब जहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहाँ तक इक्वेशन में क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। लेकिन वो कह रहा है फिगर 1.1 से काम करना है तो ग्राफिकली करो ना, पढ़ लो ऊपर यही लिखा हुआ है, ठीक है? तो ग्राफिकली चलो। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ उस बॉक्स के ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है? ये आपका हो गया। अब इसको मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल करूँ, तो ये तकरीबन तकरीबन अगर मैं इसको मिलाऊँ, तो यहाँ पर आकर ये बनता है 29.5, ठीक है? और यहाँ पर बनता है ये 3 सेकंड, 3.07, ठीक है? तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। वैल्यूज आ गई तो सॉल्व कीजिए, ट्रायंगल है। और ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस टाइम्स हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 3.0 मल्टीप्लाई बाई हाइट 29.5। इब्राहिम समझ आ रहा है? यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? बस सॉल्व और बताओ कितना आ गया? सर 44.25 आ रहा है। 44.25 आ रहा है। 3 कर दो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है? अब वो सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जो अभी पढ़ाया है सारा वही है, ठीक है? ये लिख लो, कर लो, बताओ। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट फ्रॉम 0 टू 15 सेकंड। हाँ, यार खुद करो यार, ये मतलब क्या यार, सब चीजें मैं ही कराऊं? चलो, ये 15 है ना, तो 0 टू 15, तो 5 डिवाइडेड बाई कितना, 0.4 था, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9। ये यहाँ तक बात कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ मैं बनाई थी पहले। जी जनाब, तो इसकी बात कर रहा है, सही है? 12.5 का, ठीक है? यहाँ तक इसके मोशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो भाई बात है कि 3 सेकंड तक या जहाँ तक की स्ट्रेट लाइन है, आप चाहे तो स्केल रख के ऐसे देख लें, कि एग्जाम में तो स्केल होना चाहिए ना आपके पास, ठीक है? तो स्केल रख के देख लें, तो प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ रख के देखें कहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक अंदाजा हो जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जा रही है, ठीक है? अब जहाँ तक आपको अंदाजा होगा कि स्ट्रेट लाइन आपकी जा रही है, वहाँ से नीचे आप देख लें, यहाँ तक जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? 3.5 तक जा रही है, जहाँ तक भी जा रही है, ठीक है? वहाँ तक आप फेज बताएंगे किसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है? वहाँ तक आप बात करेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टोटली डिपेंड कर रही है वेट के ऊपर, यहाँ तक, जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आपकी जा रही है वहाँ तक। फिर उससे आगे आप कोड करेंगे जहाँ तक ये कर्व हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि ड्रैग जो है वो कम हो रहा है, ड्रैग फोर्स कम हो रही है, ठीक है? तो इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है इस वाले मोशन पार्ट के अंदर, बट वेलोसिटी स्टिल बढ़ रही है। वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है? 40 से 50 की तरफ वेलोसिटी जा रही है, ठीक है? तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रही है। अगला सुनो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थर्ड फेज होगा, बी से लेकर सी तक। अब आप बोलेंगे ड्रैग, बोलेंगे यहाँ पे ड्रैग और वेट इक्वल है, ड्रैग और वेट इक्वल है तो उसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, हाई टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? बातें बताओगे? ये सारी 3 बात है, 3 पॉइंट्स है, 3 बातें बताना है। क्लियर है? बता दोगे? ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल है भाई, ठीक है बच्चों? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? मैं सिर्फ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या है भाई, वेट माइनस ड्रैग। ठीक है, ड्रैग कह लो, एयर रेजिस्टेंस कह लो, फ्रिक्शनल फोर्स कह लो, सब सही है, सब चलेगा, ठीक है? उसके बाद अगले पॉइंट में क्या करोगे, क्या बताओगे कि ड्रैग ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस जी विद दी स्पीड, जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ेगी स्पीड के साथ इंक्रीज करेगी, ठीक है? एट स्टार्ट, ठीक है? ड्रैग ड्रैग इक्वल्स टू 0, ठीक है? और एट द एंड ड्रैग increases and 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 reaches to the weight, ठीक है? वेट की इक्वल हो जाएगी, ठीक है? ड्रैग और वेट आपस में, यानी मैं लिख देता हूँ, ड्रैग इज इक्वल टू वेट, ठीक है? ड्रैग और वेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, और उसमें क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी,
ठीक है? क्लियर है? ये 3-4 पॉइंट्स हैं। मैंने सिर्फ वर्डिंग के अंदर उसको लिखा है, की पॉइंट्स के अंदर लिखा है। आप चाहें तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर? ठीक है? अगला क्या है? डिस्क्राइब द चेंजेस टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पैराशूटिस्ट। अच्छा, कहाँ से? एट टी इज इक्वल टू 15 सेकंड, पॉइंट सी के ऊपर। अच्छा, 15 सेकंड कहाँ है भाई? ये रहा। इधर क्या क्या हो रहा है? इधर पॉइंट सी के ऊपर क्या हो रहा है? तो जाहिर है कि उसने यहाँ से अपना पैराशूट खोला है, तो ड्रैग फोर्स उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? पॉइंट सी पे जो उसने पैराशूट खोला है, मैंने दिखाया था ना पीछे, तो ड्रैग फोर्स उसकी अचानक से बढ़ जाएगी। एरिया, एक्सपोज एरिया बढ़ जाएगा, तो ड्रैग फोर्स उसकी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? सो ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बेटा? अच्छा, कह रहा है बिटवीन टी इज इक्वल टू 15 से टी इज इक्वल टू 22 सेकंड्स पे क्या हुआ? ठीक है? अच्छा, तो कह रहा है कि सी से लेकर डी तक, यही पूछा ना कि सी से लेकर डी तक क्या हो रहा है? तो देखो, वो ये कह रहा है कि नहीं, सी से लेकर पॉइंट ई तक कह रहा है। देखो, सी से लेकर पॉइंट ई तक पूरा बताना है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले तो क्या होगा? पॉइंट सी पे अचानक से वो बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद यहाँ तक, वो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना डी तक, यहाँ तक ड्रैग जो है वो कांस्टेंट होगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यहाँ तक ड्रैग फोर्स कांस्टेंट हो। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे मैंने बताया था ना कि इंक्रीज होके वो चली गई 2000 न्यूटन के ऊपर। ऐसे ही समझाने के लिए मैंने रफ वैल्यू दी थी, और बताया था कि वेट है वो 700 न्यूटन है। ये बताया था ना मैंने? याद है कि नहीं याद है? तो ये जो 2000 पे वैल्यू गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2000 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर वो डी से आकर, डी से आगे आकर फिर फाइनली इस जगह पर आके जो 2000 वाली वैल्यू है, ये जो 2000 वाली वैल्यू है, ये फिर दोबारा डिक्रीज होगी, 700 के करीब आएगी। ठीक है? आ रही भाई? शुरू में ये कांस्टेंट थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर डी से लेकर आके दोबारा क्या होगी? ड्रैग जो फोर्स है हमारी, दैट वुड बी डिक्रीज। क्लियर है? पहले कांस्टेंट है, तो पॉइंट सी से लेकर डी तक कांस्टेंट है। आफ्टर डी, क्लियर? अगला सवाल, द मास ऑफ द पैराशूटिस्ट इज 95 kg, कैलकुलेट फॉर द पैराशूटिस्ट बिटवीन टी इज इक्वल टू 50, पॉइंट सी से टी इज इक्वल टू 70, पॉइंट डी द एवरेज डिसेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में से तो डिसेलरेशन ही है, तो कह रहा है एवरेज डिसेलरेशन। ठीक है? यानी वो कह रहा है कि भाई ये पता करें। वो ये पता करने के लिए कह रहा है, यानी पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक एवरेज डिसेलरेशन पता करो। अच्छा जी, हाँ जी, कैसे करेंगे पता? कौन मुझे बताएगा? इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे। ये कितना था? ये 15 सेकंड था। ऐसा ही है? सी पे कितना सेकंड था बच्चों? 15 था। ऐसा ही है? और डी का पॉइंट भी देख लेते हैं। तो 20 में से कितने बॉक्स निकाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बीच में ये पॉइंट होगा। यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट। ये है भाई। ठीक है? ये बन गया ट्रायंगल, और यहाँ से, ठीक है, ये बना दिया हमने। तो ये बन गया आपका 70। क्या है? तो ये पॉइंट सी लगा हुआ। अब स्ट्रेट लाइन टच कर रही है। ठीक है? अब सीधा जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है। ठीक है? सो ये बन रहा है जाकर 20 पे हिट करता है, तो दैट वुड बी 20। ठीक है भाई? अब सही है ग्राफ, चेक कर लो आप। पूरा प्रॉपर ग्रेडियंट इसका मैंने निकाला था, दैट इज 50 माइनस 20। तो अब आपका जो ग्रेडियंट आएगा वो वाई एक्सिस पे जो राइज है, राइज अपॉन रन निकालिए। तो राइज में कितना है? 50 माइनस 20। रन में कितना है? 17 माइनस 17 माइनस 50। सर 20 माइनस 15 नहीं होना चाहिए फिर पहले? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन आएगा वो तुम्हारा। नेगेटिव बढ़िया ना नेगेटिव करते हैं ना, नेगेटिव उसमें ना आएगा। हाँ, नेगेटिव खुद ही लगा दो, नेगेटिव खुद लगा दो, कोई टेंशन थोड़ी है। नेगेटिव खुद लगा दो। एक्सेलरेशन नेगेटिव 15 हो गया, डिसेलेरेशन हाँ 15 इट्स। हाँ हाँ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो तो जाहिर है हमने करना ही है ना आखिर में का। सो 50 माइनस 20 कितना है? 30 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये 15 आएगा। नेगेटिव खुद से लगा दो, ग्रेडियंट चेक करके नेगेटिव ग्रेडियंट खुद से लगा दो। तो यहाँ हम ये सारी चीज़ उठाकर फिर मैं इधर काउंट कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई? हाँ, तो लिख दो, खत्म बात। ठीक है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या डिसेलरेशन इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई मसला नहीं। ठीक है? आ रही बात समझ? अब आगे आ जाओ, कह रहे हैं एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब वही ड्रैग की बात कर रहा है। सो ड्रैग कैसे निकालोगे भाई? आपको पता है कि इस जगह पे अगर मैं देखूँ, सो इस जगह पे यानी कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? अच्छा नहीं, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स की बात कहाँ पे कर रहा है? पॉइंट पॉइंट सी की बात कर रहा है, तो कर लो इसको। तो भाई क्या करोगे भाई? ड्रैग माइनस वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एमए हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे ही है? ड्रैग माइनस वेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स होता है एमए। ड्रैग कितना था बच्चों? ड्रैग निकालना है हमने। सो ड्रैग इज इक्वल्स टू वेट प्लस एमए। जी, ऐसे ही है। वेट कितना है? एमजी, एमके। मास कॉमन ले रहे हो, जी प्लस ए। मास कितना है बच्चों? लिखा हुआ है 95 किलोग्राम। जी की वैल्यू 9.81 प्लस ए कितना है बच्चों? जी 50। ठीक है, कितना आंसर आता है? कीजिए। सर 2356 आ रहा है। 2356 न्यूटन। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने उसमें राउंड ऑफ कर दिए, 2 लग रहे हैं मुझे तो। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो ठीक है। तो कहाँ राउंड ऑफ होगा ये? 2400। जी, इस पे राउंड ऑफ होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। विंटर 23 पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रहा है, कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इंटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, सिंपल पढ़ लें क्वेश्चन को एक बार। अ पैराशूट इज पॉज्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी balloon at time t is equals to 0. The velocity time graph for the parachute is from t is equals to 0 until the time when he is just above the ground is shown. ठीक है, ये उसने शो कर दिया, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिस ग्राफ shows the variation with the with time of the acceleration of the parachute is। अच्छा जी, तो इस इन 4 में से कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट शो कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पैराशूट को? कौन मुझे बताएगा? हु इज गोना टेल मी? चारों देख लो ऑप्शन, आराम से देखो, ऑब्जर्व करो, फिर बताओ। सर मुझे क्या लग रहा है? बी। रीजन? सर मुझे भी बी लग रहा है। हाँ, रीजन क्या बी लगने का? बी लगने का इसलिए रीज़न है क्योंकि उसका जो जंप इन एक्सेलरेशन है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर्ड टू जो हमारा ऊपर। वो तो सेकंड पॉइंट है। पहला पहला पॉइंट बताओ, वो तो सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट बताओ। पहला पहला फर्स्ट इंस्टेंट पे देखते ही साथ तुम जो बोल दो कि यार ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो कौन से 2 ऑप्शन? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन ये चीज़, ये तुमने बात की ना। ये इसको देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट बोल रहा है, चीख-चीख के बोल रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अच्छा, और एक और बात, हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये अपवर्ड पॉजिटिव है और ये डाउनवर्ड नेगेटिव है। ठीक है? तो हम जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो इसी तरह से ले रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो पॉजिटिव से 0 की तरफ जा रही है, नेगेटिव से बढ़ते हुए 0 की तरफ नहीं जा रही है। क्लियर है? तो इस वजह से बेस्ट ऑप्शन ए और बी हो सकता है। ठीक है? वो एक अलग बात है, अगर कोई उल्टा ग्राफ लेके चल रहा हो या अपवर्ड जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ले रहा हो, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हो, तो फिर वो एक अलग कहानी है। फिर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है? इस पे हम बात करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये नहीं हो सकते। अच्छा, अब इन दोनों में से भी चूज़ कर लो, तो ग्रेडियंट देखो भाई, इसका ग्रेडियंट चेक करो और इसका ग्रेडियंट चेक करो। ज़ाहिर है इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, इसकी इंक्लिनेशन कम है। ज़्यादा इंक्लिनेशन का मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई? ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है। तो ज़्यादा इंक्लाइंड का मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, यानी इससे तो ज़्यादा ही है। यानी इस ये और ये बराबर नहीं हो सकते। अगर मैं इसका इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊँ, तो दोनों में एक्सेलरेशन की जो हाइट है वो सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डी पॉसिबल जा रहा है। आ रही बात समझ में? कह रहे हैं तो इसकी बी करेक्ट आंसर है।